हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम डॉक्टर योगिता श्रीमाली है। मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगी। वैसे तो आप फिजिक्स 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9, 10, 11, 12, आप 12th में भी हैं आप लोग, और आप लोगों ने पिछले 3 सालों में फिजिक्स पढ़ी है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि फिजिक्स को लेके बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डर रहता है, लेकिन आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोगों को बस अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर उसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया तो फिजिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और मैं ये भी कहूँगी कि फिजिक्स से ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि फिजिक्स आप लोग अपनी डेली लाइफ में सब जगह ही देख रहे हो। ऐसा कौन सा फील्ड है जहां हम लोग फिजिक्स नहीं देख रहे हैं। हर चीज में हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं। हमारे रूम में पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, उसमें फिजिक्स है। हमारे हाथ में पेन है, उसमें फिजिक्स है। पेन हम कॉपी पे चला रहे हैं, उसमें फिजिक्स है। आप लोग किचन में इतने एप्लियंस काम में लेते हैं, उसमें फिजिक्स लग रही है। हमारे डेली लाइफ में हर फील्ड में हम लोग फिजिक्स को यूज कर रहे हैं। बस हमें अपना नजरिया वैसा बनाने की जरूरत है कि हाँ, हमने ये देखा, इसमें कौन सी फिजिक्स लग रही है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अपना नजरिया ऐसा बना लिया तो फिजिक्स आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। अभी हाल फिलहाल में ही हमारे जो देश में फिजिक्स को लेके डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। और अगर हम कहें कि हमने अच्छे से अगर फिजिक्स के फील्ड में ही, फिजिक्स के लाइन में ही अगर हम लोग आगे कुछ करना चाहेंगे तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वो सब बातें अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि हम फिजिक्स में क्या क्या आगे कर सकते हैं। फिर हाल फिलहाल आप लोगों को अभी 12th पास करनी है, और वो भी अच्छे परसेंटेज से पास करनी है। 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों के पास 2 बुक्स है 12th की। पहली बुक के अंदर लगभग 7 चैप्टर्स हैं और दूसरी बुक के अंदर लगभग 7 चैप्टर्स हैं। तो ये 7 चैप्टर्स जो हैं उसमें से कुछ चैप्टर्स थ्योरेटिकल है और कुछ चैप्टर्स मैथमेटिकल है। जैसे जैसे हम चैप्टर्स को करते जाएंगे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स पूरे डेरिवेशन बेस्ड है, मैथमेटिकल बेस्ड है, और कौन कौन से चैप्टर्स थ्योरेटिकल बेसिस पर है। उस हिसाब से अगर आप लोग चाहें तो अपना एक माइंडसेट बना सकते हैं कि हमें कौन से चैप्टर्स करने हैं जिनकी थ्योरी बहुत अच्छी है, जो रट बहुत अच्छा सकते हैं, वो अपने आप समझ सकते हैं कि हमें ये चैप्टर्स करने हैं ताकि हम अच्छे से स्कोर कर सकें। और कुछ चैप्टर्स जो डेरिवेशन बेस्ड हैं वो अगर आप लोग देखोगे तो उसके अंदर अगर आपने डेरिवेशन पूरा सही से लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा हुआ है, तो कहीं कोई मार्क्स नहीं करते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। जो फिजिक्स के अंदर पेपर पैटर्न आता है, उस पेपर पैटर्न के अंदर लगभग हम ये मान के चलते हैं कि 70% थ्योरी आती है और 30% के करीब न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स को लेके भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, हमें सब कुछ अच्छे से पता है कि करना क्या है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, तो हम आराम से चाहे कहीं से भी कोई भी न्यूमेरिकल आए हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को हर चैप्टर के साथ ऐसे ही बताती रहूंगी कि कोई भी हम चैप्टर ले रहे हैं, पर्टिकुलर जो भी चैप्टर लेंगे हम, उस चैप्टर में प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कौन से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के कौन से डेरिवेशन आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, हम वो भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे ताकि जब आप चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, मेरा सी पार्ट कंप्लीट हो गया, मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, मेरा बी पार्ट कंप्लीट। थोड़ा सा हम लोगों को जो चैप्टर को पढ़ना होता है वो पेपर पैटर्न को दिमाग में रख के पढ़ना होता है। उससे हमारी जो स्टडी है वो बहुत इफेक्टिव हो जाती है। हम लोग पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन जब हमारे सामने पेपर आता है तो हम कुछ कर ही नहीं पाते उसके अंदर, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट नहीं होता है, पेपर मैनेजमेंट नहीं होता है। तो हम हर चैप्टर के साथ पेपर मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे कि कैसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें लॉन्ग के अंदर करने हैं, और हमने अगर लॉन्ग में ये सारा क्वेश्चन कर लिया, हमने फुल मार्क्स एक्वायर कर लिए। कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो शॉर्ट में पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो MCQ में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा पेपर मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लोगों को मार्क्स अच्छे से एक्वायर करने हैं तो। ऐसा ही एक चैप्टर जो डेरिवेशन बेस्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा।
धारा क्या होते हैं ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी दिए गए समय में से 1 सेकंड में किसी भी तार में से, किसी भी चालक तार में से जितना आवेश प्रवाहित होता है उसको हम धारा कहते हैं। धारा 3 तरह की होती है वैसे तो, लेकिन हमें इस चैप्टर में 2 तरह की पढ़नी है, लेकिन मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। धारा 3 तरह की होती है। एक होती है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा ऐसी धारा है जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, न इसका मान परिवर्तित होता है, न इसकी दिशा परिवर्तित है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। हमने यहाँ पे धारा ली है और यहाँ पे समय लिया है। समय बढ़ता जा रहा है लेकिन हमारी धारा का मान हर जगह पे नियत आ रहा है। न तो धारा का मान बदल रहा है, न धारा की दिशा बदल रही है। तो दिष्ट धारा ऐसी धारा है जिसका न तो परिमाण बदलता है, न ही उसकी दिशा बदलती है, वो हमेशा स्थिर रहती है। जब दिष्ट धारा का न तो मान बदल रहा है, न दिशा बदल रही है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी? आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है 1 सेकेंड में जितना भी चेंज आया है, जितने भी साइकिल कंप्लीट हुए हैं, उसको हम आवृत्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ तो साइकिल बन ही नहीं रहे हैं, कुछ एक जैसा ही चल रहा है, इसलिए दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 मानी जाती है। दिष्ट धारा हमें किससे मिलती है? जो आप लोगों के घरों में पेंसिल सेल्स आप लोग यूज लेते हैं, चाहे आप रिमोट कंट्रोल के अंदर देख लीजिए, आप लोग पेंसिल सेल यूज लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, टॉर्च है जिसके अंदर आप सेल्स यूज करते हैं। तो सेल और बैटरी से हमें जो धारा मिलती है वो दिष्ट धारा होती है। उसी तरह से दूसरी तरह की जो धारा आएगी वो आएगी प्रत्यावर्ती धारा। एसी करंट भी कहते हैं इसको, हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा वो धारा है जिसका मान तथा दिशा दोनों एक निश्चित समय के बाद बदलती रहती है, जैसा कि हम इधर चित्र में देख रहे हैं। धारा का मान भी समय के साथ बदल रहा है, ये पूरा मान बदला, और जैसे एक पर्टिकुलर समय आया उसके बाद उसकी दिशा भी बदल गई। तो प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है जिसका मान तथा दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि आप लोगों के घरों में वॉशिंग मशीन होती है, आप लोगों ने देखा होगा, एक राउंड तो ऐसे चलता है, एक राउंड ऐसे चलता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपनी दिशा बदल देती है। इसमें कौन सी धारा लग रही है? हमारी एसी धारा लग रही है, और प्रत्यावर्ती धारा लग रही है, अल्टरनेटिंग करंट लग रही है। अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम आवृत्ति की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा कंटिन्यूएशन में चलती रहती है, इसलिए इसकी जो आवृत्ति होती है वो लगभग अनंत मानी जाती है, इन्फिनिटी मानी जाती है। अब प्रत्यावर्ती धारा के कारण जो विभव पे फर्क पड़ता है या प्रेरित विद्युत वाहक बल पे फर्क पड़ता है वो कितना होगा? हमने कहा प्रत्यावर्ती धारा है, तो धारा अगर प्रत्यावर्ती है तो क्या विद्युत वाहक बल भी प्रत्यावर्ती होगा? हाँ, विद्युत वाहक बल भी प्रत्यावर्ती होगा। अब वो कैसे होगा वो देखने के लिए हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हुआ? जब भी हम किसी तार में से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। धारा के प्रवाह के कारण जो विभवांतर उत्पन्न हुआ उसको हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है प्रत्यावर्ती धारा के कारण। तो हमने मान लिया हमारे पास ये कुंडली है, इस कुंडली में कुछ फेरे हैं। जैसे हमने एक सिंपल कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने कॉपर वायर के, तांबे के तार के बहुत सारे फेरे बना दिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? कुंडली कहेंगे। ऐसे ही हम एक कुंडली ले रहे हैं जिसमें n फेरे हैं और इसमें से किसी समय t में जो कुल फ्लक्स निकलेगा। अब फ्लक्स क्या होता है? जैसे ये कुंडली है तो इस कुंडली के अंदर इस कुंडली के बाहर चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुछ बल रेखाएं बनेगी। ये जो हमने लाइन से बताई है ये क्या बता रही है? बल रेखाएं बता रही है। और जो ये शेप बताया है ये शेप कुंडली को बता रहा है। जब ऐसी कुंडली में से ये बल रेखाएं पास होती है तो यहाँ पे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और विद्युत फ्लक्स क्या होगा? किसी भी
क्षण पर किसी समय t में किसी कुंडली में से एक साथ जितनी बल रेखाएं निकलेगी गुजरेगी उसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। ये सब आप चुंबकीय फ्लक्स आप लोग मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हो। चुंबकीय फ्लक्स भी होता है, विद्युत फ्लक्स भी होता है। हम दोनों चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में विद्युत फ्लक्स पढ़ा है और जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है उसमें आप लोगों ने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा है। हम उसी रिजल्ट को काम में ले रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स को पाई फाई बी से लिखा जाता है और उसका मान होता है NBA cos थीटा। या थीटा कौन सा हुआ, ये हमारी कुंडली का जो कुंडली की जो दिशा होगी वो हमारी NN डैश होगी और जो हमारी बल रेखाएं आ रही है उन्होंने कुंडली की दिशा के साथ जो एंगल बनाया है वो हमारा यहाँ पे थीटा है। तो NBA cos थीटा हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मान हो गया। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कोण का मान होता है थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी। या ओमेगा क्या कहलाएगा, कोणीय वेग कहलाएगा, क्योंकि ये कुंडली इस तरह से अपनी ही दूरी पर घूमती रहेगी। तो ये जो घूम रही है, घूमने का जो वेग होगा उसको हम क्या कह रहे हैं, ओमेगा कह रहे हैं, कोणीय वेग कह रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारा, ओमेगा टी। तो यहाँ हम थीटा की जगह ओमेगा टी रख देंगे तो फ्लक्स बन गया NBA cos ओमेगा टी। ये हमारा फ्लक्स का मान हुआ। हमने बताया फ्लक्स का मान होता है NBA cos ओमेगा टी। हम उसका समय के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो n तो कांस्टेंट है, फेरों की संख्या है, b चुंबकीय क्षेत्र है वो भी समय पर निर्भर नहीं करता है, a कुंडली का क्षेत्रफल है वो भी समय पर निर्भर नहीं करता है। तो समय के साथ चेंज किसका होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos का होगा। तो cos ओमेगा टी का हम अवकलन कराएंगे समय के साथ। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स जानते हैं कि अगर हम cos nx का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस n sin nx बनता है। इसी रिजल्ट को हम यहाँ यूज करेंगे, cos ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन की जगह बन जाएगा माइनस ओमेगा sin ओमेगा टी। ठीक है। अब कुंडली में अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है तो फेराडे के नियम में आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो वापस से हमें क्या करना है, ये जो डी फाई बाई डी टी है उसका मान यहां रखना है, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा और E इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी बन गया। ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, हम इसको एक कांस्टेंट के इक्वल कह सकते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट कितना आएगा वो बताने के लिए हमने कहा साइन ओमेगा टी का जो मैक्सिमम मान होगा, अधिकतम मान होगा, वो कितना होगा, 1 होगा। साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 होता है। जब साइन ओमेगा टी का मान 1 है तो E की वैल्यू कितनी बन गई, NBA ओमेगा। जो अधिकतम मान होगा उसको हम E0 से या E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने ये वैल्यू यहां रख दी तो हमारा E0 कितना बन गया, NBA ओमेगा। और इस वैल्यू को हमने यहां E की इक्वेशन में इक्वेशन 1 में रखा, तो इस जगह पे हमने E0 लिख दिया, E0 साइन ओमेगा टी। ये हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल बन गया। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है हम देख रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, साइन ओमेगा टी पे निर्भर कर रहा है। इसका मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, इसलिए यह हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल अल्टरनेटिंग होगा, प्रत्यावर्ती होगा। इस प्रत्यावर्ती प्रेरित विद्युत वाहक बल को जब हम एक कुंडली एक प्रतिरोध के अक्रॉस लगाएंगे, एक प्रतिरोध पर लगाएंगे, तो प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होगी, ओम का नियम पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, I इज इक्वल टू E अपॉन आर। E हमने पढ़ा है E0 साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो जो ये वाली वैल्यू है E0 अपॉन आर, ये हमारी क्या बन जाएगी, धारा का अधिकतम मान बन जाएगी, जिसको हम I0 से लिख रहे हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा को लिखा कैसे जाता है, अगर हमसे कहा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है या उसकी इक्वेशन क्या होती है, तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, जो हमारे प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन बन गई। यहाँ I0 क्या है, AC धारा का अधिकतम मान है, उसका शिखर मान है। अब शिखर मान क्या होता है, हमने जो ऊपर फिगर बनाया था इसका,
ये वाला, इसमें जो ये अधिकतम मान जा रहा है यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का, इस पूरे मान को क्या कहा जाता है? शिखर मान कहा जाता है, आई नॉट कहा जाता है। तो हमारी प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या बन गया? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और प्रत्यावर्ती धारा के कारण जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हुआ वो कितना हुआ? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो प्रत्यावर्ती धारा भी समय के साथ परिवर्तित हो रही है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। ये हमने आज सिंपल बेसिक बताया है कि एसी करंट क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है और उसके कारण कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगली क्लास के अंदर हम और आगे प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।